नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारत और पाकिस्तान के बीच एक साल पहले एक लड़ाई छिड़ी थी। 4 दिन चली इस लड़ाई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। ये लड़ाई किस वक्त शुरू हुई, उसका क्या हासिल था, क्या हमारे टारगेट थे और अचानक ये लड़ाई क्यों रोकना पड़ी, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पिछले एक साल से भारत के जनमानस में तैरते रहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर अचानक हमें ये लड़ाई रोकना क्यों पड़ी थी। कुछ और ऐसी बातें हैं जिनको लेकर पिछले एक साल में कई बार अलग अलग तरह के दावे किए गए। जैसे एक दावा यह किया जाता है कि इस जंग में भारत को किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारतीय सेना के ही बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग मौकों पर इससे उलट बयान देते रहे कि हमारे जहाज भी गिरे थे, कुछ नुकसान हमें भी हुआ था। निश्चित तौर पर भारतीय सेनाओं के पराक्रम का एक अद्भुत उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन फिर भी लड़ाई जिस तरह रोकी गई, उसको लेकर अब तक कई अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनके उत्तर चाहिए। आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल होने पर हम इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य से बात कर रहे हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू राकेश जी, जरूर बात करेंगे आपके साथ। जी जी सर, मेरा पहला सवाल यह है कि एक साल बाद भी कई ऐसे सवाल क्या आपके दिमाग में भी हैं? आप तो फौज में रहे हैं, कई ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वाह आपने किया है। पहला सवाल तो यह है कि क्या हमने जिस उद्देश्य से इस जंग को छेड़ा था, शुरू किया था, उससे पूरा किए बिना हमने लड़ाई रोकी थी क्या? और क्या आइंदा ऐसी फिर किसी लड़ाई की बात बार बार होती रहती है? हमारे सेना के अधिकारी भी कहते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। तो आपका पहला कमेंट इस लड़ाई के एक साल पूरा होने पर। जी देखो, पहली बात तो ये लड़ाई में आपको पता ही है, इसकी जो है जेनेसिस हुई थी पहलगाम मैसेकर के साथ, जो कि अपने आप में ऐसा हमने बहुत टेरर एक्शन देखे, बट इस प्रकार से जो है पिकनिक के स्थान पर लोगों का धर्म पूछ के, उनको सेग्रीगेट करके, उनको उनकी माताएं, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के आगे मारना, मतलब द होल वर्ल्ड वाज अगास्ट। और भारत में बहुत लाजमी था एक गुस्सा, एक होना, और ये अक्रॉस इंडिया था। कश्मीर भी, घाटी भी बंद थी और वहां पर भी लोगों का बहुत बहुत रोष था कि पूरी आपने हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, हमारे नाम को बर्बाद कर दिया। तो ये प्रेशर बिल्डअप होता रहा और जो है 14 दिन के बाद हमने ये जो है एक्शन किया 6-7 की रात को। तो शुरू का एक्शन बहुत जबरदस्त था। हमने पाकिस्तान के टेरर ठिकानों को हिट किया और एक नया पैराडाइम सेट किया, एक नई लैंग्वेज सेट की, एक नई ग्रामर सेट करी कि अब हम जो है सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको कि हम डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं, सिर्फ वहीं पर अटैक नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को अटैक कर सकते हैं। तो वो जो 6-7 की रात मध्य रात्रि के बाद जो टेरर कैंप्स को हिट किया हमने, पंजाब में हिट किया, बाकी जगह हिट किया, यह अपने आप में एक अद्भुत था और एक नई दिशा दे दी काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए और भारत की जो रेड लाइंस है उसके लिए। तो ये यहाँ तक पूरा देश बिल्कुल साथ था। और उसके बाद जिस तरीके से हमने जो है पूरी दुनिया के आगे इस चीज को रखा कि इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और कुछ लोगों ने, बहुत से देशों ने इसको एक्सेप्ट भी किया कि यस, इंडिया पे अटैक हुआ है, इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, एंड उसमें वो प्रोएक्टिवली एंगेज कर सकता है टेरर कैंप्स को। लेकिन जब हमने हिट किया पाकिस्तान को, हमने ये बोला कि भाई हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ आपके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से ये मुजाहिद उसको अटैक करेंगे। तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन हमें पता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना का होल्ड है, पाकिस्तान एक जिस प्रकार का देश है, उनकी क्या पोजीशन है, वो कभी भी इस चीज को एक चुपके से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो दे विल हिट बैक। और वही हुआ। फिर जो है उन्होंने भी
जो है बदले की भावना से हमारे कई मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन से और बाकी जगह से अटैक करने का शुरू किया। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज एम्युनिशन इस्तेमाल किया कि हमें आमने सामने हुए नहीं, और जो है आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, खासतौर पर ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी कि 5 मीटर तक की एक्यूरेसी है, और बहुत एक्यूरेटली हमने पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर बहुत बुरी तरीके से, और वहां लड़ाई एकदम खत्म होने का भी बड़ा अजीब सा तरीका था कि आधा घंटा पहले रूबियो का ट्वीट आता है, ट्रंप का ट्वीट आता है, फिर रूबियो का ट्वीट आता है कि बोथ साइड्स हैव एग्रीड, और हमने लड़ाई रुकवा दी, और 5:35 पे हमारे भी फॉरेन सेक्रेटरी ने जो है बोला कि सीज फायर हो गई है। तो हम सब अचंभे में थे कि जब अभी थोड़ा सा हमारा डोमिनेशन हुआ था एक एयर के ऊपर, तो अब लड़ाई क्यों बंद हुई। तो यहाँ पर आके और फिर एक अजीब चीज ये है कि ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है, तो वन ही चल रहा है, ट्रू नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी फौजी सर्कल या गवर्नमेंट की तरफ से इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल इतना बड़ा ऑपरेशन जो कि तब खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी तो ये है, भी थोड़ी सी है कुछ डाउटफुल एरियाज इस ऑपरेशन को लेके, और कल इस पर काफी देश में चर्चा हुई, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और पाकिस्तान ने भी करी, हमने भी करी है। वही जो लैंग्वेज दोनों तरफ से होती है, उस तरह की लैंग्वेज हमें नजर आई है। तो सर आपको क्या लगता है कि सचमुच में इस युद्ध में, यद्यपि सरकार तो उस वक्त 4 दिन तक उसे युद्ध भी नहीं कह रही थी औपचारिक रूप से, लेकिन हम मान लेते हैं जंग थी, युद्ध था 4 दिन का। एक उदाहरण दे लेते हैं, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि इस लड़ाई में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, न तो हमारे किसी तरह का सैन्य सामग्री का, न किसी इंसान का। जबकि हकीकत यह है कि पुंछ और राजौरी में तो नागरिक मारे गए, इसके अलावा भी करीब करीब 8 से लेकर 12 तक हमारे जवानों की शहादत भी हुई है, जिसमें बीएसएफ वगैरह के जवान हैं। ये बयान क्या कहते हैं? क्या हमें इस तरह से छुपाने की जरूरत है कि अगर लड़ाई हुई है तो नुकसान तो हो गई? जबकि सीडीएस ने वहां ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में स्वीकार किया हमें नुकसान हुआ था, शुरुआत में हमें नुकसान, हाँ इनएडवर्टेंटली स्वीकार किया है। और जब एक चीज छुपाना चाहते हैं तो उसके बाद क्या उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बिल्कुल। और अब कारगिल की लड़ाई देखो, और हमने एक कैजुअलिटी, कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहा जहां हमने कारगिल में उसका नाम, उसका पता, उसकी यूनिट, और उसको जो है एक बहुत मान सम्मान के साथ देश के हर कोने में पहुंचाया, और उसको रिकॉग्निशन मिला। इनफैक्ट ये मैं आपको बताऊं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि पूरे देश को ये हमने टेलीवाइज किया, हमने बताया कि ये देखो ये लोग हैं, और उस पर फिर बहुत देश में एक भावना, एकता की भावना भी जुड़ी, क्योंकि सबको बहुत बुरा लगा उसमें। बट इसके अंदर अभी भी एक भी कैजुअलिटी का मतलब कोई जो वीरगति को कोई प्राप्त हो, किल्ड इन एक्शन का कोई आंकड़ा नहीं हमारे पास, और इक्विपमेंट लॉस का भी कोई आंकड़ा नहीं है। तो काफी चीजें ग्रे जोन में है, और तो सर कहीं ना सर क्यों छुपाना क्यों चाहते हैं? एनएसए अजीत डोभाल कह रहे थे वहां आईआईटी मद्रास में कि हमारा कांच भी नहीं टूटा, उन्होंने कहा एक ग्लास भी नहीं टूटा। जबकि अगर देखा जाए तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, हमारे जहाज गिरे हैं, इस बात में डोनाल्ड ट्रंप तक बार बार कह चुके हैं। छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है सर? और एक बहुत छोटी सी बात जोड़ दूं, आपने चूंकि करगिल का जिक्र किया, बहुत विनम्रता से, मैं उस दौर में सर ग्वालियर में नवभारत में एडिटर था, नवभारत बड़ा अखबार था उस वक्त। मैंने अपने आह्वान पर, मेरे नवभारत के आह्वान पर ग्वालियर में ऐतिहासिक एक जुलूस निकाला था, हजारों लोग शामिल हुए थे, उसका नाम था कारगिल मार्च। मेरे पास आज भी उसकी तस्वीर है। ग्वालियर के इतिहास के सबसे बड़े जुलूसों में से जो सिविल कोई मार्च निकला हो, मेरी अगुवाई में ही निकला था। तो उस वक्त पूरे देश ने शहादत को सलाम किया। आज हम किसी को सलाम ही नहीं कर पा रहे हैं कि 4 दिन की लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर में किन किन की शहादत हुई है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं सर, इतना छुपाने की कोशिश क्यों कि एनएसए कह रहे हैं कांच भी नहीं टूटा? हमारे जवान, हमारे नागरिक क्या कांच से भी कम कीमती है? हाँ, पहले तो देखो, हमने नागरिकों की भी, ये भी मैं कहूंगा कि एक वो भी डिफेंडर ही है देश के, सिपाही वर्दी में है, उसको अलग
उसका मान सम्मान भी होता है जब वीरगति को प्राप्त होता है, बट नागरिक वो भी मेरे को लगता है उतना इंपॉर्टेंट है। तो पुंछ के अंदर 2 तो ट्विन बच्चे थे, मतलब भाई बहन, उनकी मौत हुई। पुलवामा में 2 स्कूलों पर हमला हुआ, एक मदरसे पे हमला हुआ यहाँ पर पुंछ में, और मैंने पुंछ में 3 साल नौकरी करी है। गुरुद्वारे पे भी हुआ सर, गुरुद्वारे पर भी एक दूसरे के साथ जो है फायरिंग करते रहे, लेकिन सिविलियन एरियाज में कभी भी आर्टिलरी की बमबारी नहीं हुई है। तो इस बार उन्होंने वहां पर वो भी किया था। और यहाँ पूरा जम्मू के एरिया में तो पूरी नाइट स्काई के ऊपर ड्रोन्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की वो बिल्कुल दिवाली सी थी। तो ये मुझे इसके पीछे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑप्टिक्स में ठीक है, कुछ ऑप्टिक्स भी होने चाहिए, थोड़ा परसेप्शन बैटल भी होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। लड़ाई के ये बिल्कुल जायज तरीके हैं दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को कुछ मतलब मोरल अप कर रखने के लिए वो, लेकिन कैजुअलिटीज एक भी कैजुअलिटी नहीं है। ये थोड़ा सा अचंभे की बात है। फिर बीच में कहीं एक बार एयर चीफ किसी के घर में गए और उनको सम्मान करने गए कि जी ये, फिर लोगों ने सवाल पूछे कि फिर इनकी अगर मतलब लड़ाई के अंदर ये शहीद हुए तो फिर कहां पर और कैसे। तो ये थोड़ा सा इसीलिए कहीं ना कहीं नैरेटिव की लड़ाई हम जो है उसमें, अब मुझे रीजन नहीं पता क्या है। इनफैक्ट शुरू में भी अगर आप देखो वो पहला ऑप्टिक्स बहुत अच्छा था, बिल्कुल सर, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिता, 2 लेडी ऑफिसर, बीच में फॉरेन सेक्रेटरी सिविल क्लोथ में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को, 2 मिलिट्री ऑफिसर्स, वो भी महिलाएं, वो भी सिंदूर, बहुत नाम अच्छा भी का, वो सारा इमोशनल ये वो ठीक था। बट उनको कोई लड़ाई का आइडिया नहीं था, वो कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं थी ना, वो ऑपरेशंस ब्रांच की थी। वो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ना एक दिन ठीक था, उसके बाद वी शुड हैव ब्रॉट एक्सपर्ट्स। हमें बिल्कुल जो ऑपरेशंस है वो रैंक डिसाइड किया जा सकता था, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जिस रैंक पे भी गवर्नमेंट या हो जाती, बट हम उसको परसिस्ट करते रहे। और वो सिर्फ लास्ट डे आए, तीनों जो है सीनियर ऑफिसर, डीजीएमओज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। तो उसमें वो भी मुझे लगा कि हम उसको थोड़ा दुरुस्त कर सकते थे। एक बार वो दिखाने के बाद सिंदूर है, ठीक है, नाम के साथ इमोशन जोड़ने की इसमें बहुत कोशिश हुई जो है, लेकिन ये बहुत सी चीजें इसमें, एयरक्राफ्ट्स का ट्रंप ने जिक्र किया है, सीडीएस नहीं माना है, और वो 1-2 जगह और इस तरीके से इनएडवर्टेंटली लोगों ने वो है। बट ये है कि हमारे कोई पायलट उसमें शहीद नहीं हुए, पायलट्स कोई इसमें किल्ड इन एक्शन नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक ग्रे जोन में है। बट इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनली जो एविएशन को या ये, क्योंकि साउथ एशिया में 71 की लड़ाई के बाद इतना बड़ा एयर वॉर चला है, बिल्कुल, जिसमें 120 से 140 एयरक्राफ्ट दोनों देशों के हवा में थे, बिल्कुल, और नए सिस्टम्स के साथ बिल्कुल। तो लाजमी है लोगों ने इसको स्टडी किया विदेश में, बट हमारे देश में इसके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं। तो क्या इसके पीछे रीजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि अब छुपा लिया, बताना बड़ा मुश्किल, क्योंकि टाइम इतना निकल गया। लोग बिल्कुल सर, आप बताएंगे तो दिक्कत है, अब बताएंगे दिक्कत है। थोड़ा बहुत पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, लेकिन हमारे यहाँ क्या सवाल अगर आप उठाओ तो आपको फिर एक पूरा का पूरा तबका आपके ऊपर हमला बोल देता है कि आप तो एंटी नेशनल है। बिल्कुल सही बात है। जो थोड़े बहुत समझदार लोग भी हैं जो इसमें एक अच्छी बात कर सकते थे, तो इसलिए थोड़ा सा ये कुछ आया नहीं है। और 1 साल के बाद भी हमें इतना आइडिया है नहीं कि वो 4 दिन, और यही कुछ गलवान में भी हुआ। अगर आप देखो जी, वहां पर भी एक कमांडिंग ऑफिसर और 19 जवान शहीद हुए। बट क्या हुआ एग्जैक्टली, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अभी भी ग्रे जोन में है। कोई उसकी क्लैरिटी हमारे को मिली नहीं। बट तब इमीडिएटली उनके नाम और वो सब हुआ। हाँ, वो आ गए थे। हाँ, वो हमने डिक्लेयर किया एग्जैक्टली जो है उसमें। तो ये अब मुझे इसका रीजन समझ नहीं आता, क्या रीजन है, बता देना चाहिए, क्योंकि लॉसेस होते हैं। अभी अमेरिका के लॉसेस अमेरिका छुपा रहा था, लेकिन 3-4 दिन पहले सीएनएन ने उनकी बेसेस की वीडियोस, उनकी पूरा कितना नुकसान हुआ सब जारी कर दिया, यहाँ तक कि कितनी कीमत का लॉस हुआ, कितने $1 बिलियन अमेरिका के, कौन से जहाज कहां पर, कितनी
उसके वीडियो के साथ, फोटो के साथ सब आ गया है। सब और जो हिजबुल्ला जिस प्रकार से टैंकों को और इजरायली टारगेट्स को बर्बाद कर रहा है, कितने टैंक हैं, काफी हद तक हो सकता है 19-20 का फर्क हो। क्या मतलब दुनिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है कि आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितनी आप सही बात रख रहे हैं। और छुपाने वाली बात छुपानी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ बताना चाहिए देश के हित में सोच के। तो ये अभी इसका रीजन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा किया। पहले तो कभी हमने कभी नहीं किया। लेकिन हमारे देश में अगर आप इस तरह की बात करेंगे, आपने ठीक कहा, अभी हिंट भी किया आपने, या यहाँ अगर कोई मीडिया हाउस ये बता दे कि ऑपरेशन सिंदूर में इतने जहाज गिरे थे, इतना नुकसान हुआ था, तो देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। और आपने ठीक कहा कि उस दिन बहुत सालों बाद, दशकों बाद आसमान पूरा पटा पड़ा था जहाजों से। और संयोग से सर, पहलगाम हमले के बाद मैं खुद कश्मीर में था, बस चंद दिनों में पहुंच गया था, बेशरण घाटी से ही पहला वीडियो बनाया था। और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उस दिन भी मैं श्रीनगर में था। जैसे ही आधी रात के बाद सूचना मिली, मैं 6:30 बजे जैसे सूरज उगा, डल झील से खड़े होकर मैंने पहला वीडियो बना दिया था 6:30 बजे। और उस वक्त वाकई में लड़ाई शुरू ही हुई थी और ऊपर से आवाजें आ रही थी। और जब वहां से हम रवाना हुए तो हमारा एक जहाज जिस रास्ते पर गिरा हुआ था, काफी दूर था वहां से, 20-25 किलोमीटर दूर, वो सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही थी। लेकिन हम छुपाते रहे, हम सेना के साथ हैं, लेकिन इसमें सर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ चलते हैं। क्या इस जंग में हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति, रक्षा नीति, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो सीज फायर के ऐलान के साथ ही कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान किया और हमें उसे मानना पड़ा, और उसके बाद 100 बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक उसका खंडन नहीं किया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने संसद में कहा कि यहां खड़े होकर कह दीजिए ट्रंप का नाम लेकर, सीज फायर उनके कहने से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया। तो ये जो राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल है, हम सेना को अलग रख रहे हैं, सेना के लिए सैल्यूट है, बिल्कुल एड़ी हम मिलाकर उन्हें सलाम कर रहे हैं उनके पराक्रम को। आप तो फौजी हैं और मैं भी, क्योंकि सैन्य विज्ञान की मैंने पढ़ाई की है, मिलिट्री साइंस में डॉक्टरेट हूं, तो हम क्या, कोई भी हिंदुस्तानी अपनी सेना के साथ। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप से तो सवाल होगा ही। आपको क्या लगता है सर? हाँ देखो, आप देखिए कि हर तरफ जहां पर भी जंग चल रही है वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप पे जबरदस्त प्रेशर। वो आप यूक्रेन रशिया का देख लो, ईरान, इधर इजराइल देख लो, अमेरिका की जिस प्रकार से ट्रंप की और रूबियो की और हेक्सेथ की, इन लोगों की जिस प्रकार से हेयरिंग हो रही है, इनको मीडिया कैसे इनको तार तार इनकी पॉलिसीज कर रहा है, इनको कटघरे में खड़ा करता है। ये जरूरी है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर सवाल होना चाहिए। इसमें मुझे 2-3 चीजें नजर आई राकेश जी, जो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी एक फौजी के तौर पे, कि वो कई दिन से वो बिल्डअप होता रहा कि वो सारे लोग प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, म्यूटेड वीडियोस थी जिसमें वो कुछ बात कर रहे हैं। हर बार वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस का था, और कि भाई, और उनकी इमेज थी, उनकी थी। थोड़ा साथ में रक्षा मंत्री, एनएसए बैठे हैं, सर्विस चीफ हैं, सीडीएस बैठे हुए हैं, फिर वो सीसीएस की मीटिंग चल रही है, वो सब चीजें टाइम से मीडिया में आ रही थी। लेकिन जब लड़ाई शुरू हो गई उसके बाद भी मुझे इसका कोई वो समझ नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए या तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर के ऑपरेशंस रूम में या आर्मी हेडक्वार्टर के ऑपरेशंस रूम में, जहां मैप्स लगे हैं, जहां कोई ब्रीफिंग कर रहा है, चाहे वो दिखाने के लिए ही हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बहुत सारी तस्वीरें में देखी, जो आते थे एक्चुअली में, जो ब्रीफिंग कारगिल में चलती थी वो आर्मी के ऑपरेशंस रूम में, डीजीएमओ के ऑफिस में होती। सैंड मॉडल बने रहते हैं सर। सैंड मॉडल हो या आजकल क्या है, आजकल तो हाँ, मैं अपने जो पढ़ाई के दिनों को याद कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सैंड मॉडल पर पढ़ाई की है जी। हाँ, डिजिटल वॉल्स हैं, फीड आ रही तो सब है, कुछ बात कर सकते हो कमांडर से वहां बैठे हुए, किसी कोर कमांडर, आर्मी कमांडर से पूछ सकते हो, वो वहां से। अब तो टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे चली, बिल्कुल। तो पूरा का पूरा ये ऐसा लगा कि बस जो है प्राइम मिनिस्टर के आसपास उनकी इमेज, उनकी उसके आसपास ही ये पूरा नैरेटिव बिल्ड होता रहा कि वो कंट्रोल में है, वो ब्रीफ कर रहे हैं, उनको लोग बार बार उनके पास जा रहे हैं। बट कोई अब समझदार इनके पास कोई होता तो बोलता कि नहीं, आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर जाइए, चलिए आप आर्मी हेडक्वार्टर जाइए, पूरी लोग वहां बैठ के
वो भी जैसे आप को नजर आएंगे यूएस के या किसी के कि जी वो को रेड हो रही है, ओबामा की भी हो रही है, तो वो बराबर ओबामा साइड वाली चेयर पे बैठे हैं और बिल्कुल। उनके वो बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं और सब देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन हाँ, की तरफ, है ना। तो वो ओसामा हमारे यहाँ ओसामा बिन हम, लादेन वाला ऑपरेशन हाँ देख ही वो रहे थे अपने, वहां व्हाइट हाउस में बैठकर। हाँ हाँ, और भी कई जगह और भी और कई भी कई। ऐसी ऑपरेशंस की हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा ये हायरार्की और ये जी ये है। और मतलब वो थोड़ा मुझे एज अ प्रोफेशनल मिलिट्री वो पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत ज्यादा आगे आगे करने का थोड़ा सा हम इसको डाउन प्ले कर सकते थे। फिर बिल्कुल हमारे पास लीवे रहता था कुछ नैरेटिव बिल्ड करने का। आए सीज फायर पे तो हमें भी बड़ा अचंभा हुआ, ये सीज फायर हुई कैसे और क्यों हुई। क्योंकि अगर अभी हमने ले लिया था, मॉरल हाई ग्राउंड भी था हमारा, दुनिया को भी हम बता सकते देखो हम पे अटैक हुआ, भी हमने रिटेलिएट किया और हमने असली में हमारी एयरफोर्स ने बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान के एयर बेसेस को, रडार सिस्टम्स को बहुत क्षति हुई है, तबाह कर दिया था। बहुत बुरी तरीके से। तो अब हमने इसको नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं लेके गए, नेक्स्ट लेवल पे, तो और डैमेज करने के लिए और वॉर को प्रोसिक्यूट करने के लिए कुछ दिन और चलते तो पाकिस्तान को हम जो है उसको एक किसी ना किसी चीज पे हाँ तो करते। ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई गिड़गिड़ाया, ना कोई रिटर्न में कुछ आया, ना कुछ ये आया जी ये अंडरस्टैंडिंग आगे से हम कान पकड़ रहे अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सही बात। ऐसा कुछ भी नहीं आया। ये सिर्फ आधे घंटे में कि 3:30 बजे पहला कॉल आया और 5:30 बजे हम मान गए और 5:30 बजे तब तक ट्रंप का ट्वीट आ गया। तो इसके पीछे भी हमें भी ये लगा कि बड़े दिनों बाद मौका मिला है पाकिस्तान को सीधा करने का, और ये फिर क्यों हमने बट अब देखो पीछे मुड़ के इन चीजों का अगर हटा भी दें तो आई थिंक ये एक सेंसिबल चीज थी कि 4 दिन में लड़ाई खत्म हो गई ओवरऑल एक देश के लिए। और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात, ज्यादा लंबी चलती तो नुकसान ही था जी। आप देख लो यहाँ पे क्या ईरान में क्या 40 हो दिन रहा है? लड़ाई के बाद क्या हालत है, यूक्रेन 4 साल से, गाजा, क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्शन होती है बिल्कुल और सही, इतना ज्यादा इकोनॉमी बैठ जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल सही तो बात। इसलिए हम वॉर मॉन्गर नहीं है, ना हमें बिल्कुल वॉर, देश की ऐसी हालत है कि अभी हम किसी लड़ाई में चढ़ जाएं और लड़ाई एक बार ये चली जाती 4 दिन के बाद आगे फिर रुकनी मुश्किल थी, मुश्किल फिर हो, शायद बिल्कुल। रुकती। सर तो इसमें मैं इसलिए एक सवाल हाँ, जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे ही लड़ाई रुकी, सीज फायर हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग, जिसमें हो सकता है सेना के लोग भी हों, मुझे नहीं मालूम आपका क्या विचार है उस बारे में, लोगों ने कहा ये मौका था, हम पाक अधिकृत कश्मीर भी ले लेते, हम और आगे बढ़ जाते। हमने कहीं जमीन पर तो सीमा पार ही नहीं की है, वो गोदी मीडिया कैंटोनमेंट बाबू। नहीं, हमारे टैंक्स वगैरह हम कहीं किस एक्सेप्ट एयर डिफेंस बिल्कुल एंड एयर एसेट्स, एविएशन के एसेट्स, ये उसके अलावा हमने कहीं मोबिलाइज भी नहीं किया, वी डिडंट बिल्कुल मूव, नहीं हम किया। ठीक है अपनी जगह। और हमारे कैंटोनमेंट आपको पता है कहीं 100 कहीं 200 कहीं 300 किलोमीटर पीछे है। बिल्कुल अगर हमें लैंड पे जाना भी पड़ता तो अगर गो कहने के बाद भी हमें टाइम काफी टाइम लगता, लगता। टाइम लगता। हाँ, तो मेरा सवाल सर ये था कि क्या ये कभी मुमकिन है, जिस तरह का रक्षा मंत्री कह देते हैं हम पाक अधिकृत में कश्मीर ले लेंगे, अमित शाह कहते हैं हम एक न एक दिन पीओके पर कब्जा कर लेंगे, तिरंगा फहराएगा, संसद में खड़े होकर कहते हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, ये बाजीगरी है, या सचमुच में भारत कभी इस तरह का कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगा? क्या हम इतनी बड़ी कोई सैन्य कार्यवाही करेंगे, और क्या यह संभव है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का तिरंगा फहराए? देखो राकेश जी, ये मैं इस पे क्वेश्चन कई बार आंसर दे चुका हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से। देखो, अगर सिंपल एग्जांपल में जिनको पीओके चाहिए किस लिए चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जी हम हमारा डिक्लेयर्ड वो है कि जेएंडके का वो हिस्सा है, बिल्कुल। लेकिन वो बहुत पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। बहुत कारगिल में हमने अपनी जमीन उल्टी ली है। लोगों को बता दो बार बार भी, हमने अपनी ली, किसी की नहीं ली, कोई गांव नहीं है ज्यादा पाकिस्तान, अपनी ही जमीन वापस ली जिसको कि वापस। हम हमारी नजरअंदाजी से पाकिस्तान बैठा हुआ था उसके ऊपर। उसमें हमने 500 से ऊपर सैनिक खोए, 1500 से 2000 जख्मी हुए, 1.5 महीना लगा। और यूएस का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर के बाद जाके जो है सीज फायर हुआ उसमें, एंड बिल्कुल हमने क्लेम की विक्ट्री, विजय दिवस 26 जुलाई को। ठीक है, लड़ाई देख लो मई की 3 4 5 तारीख को शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं छोटी बिल्कुल। मोटी, और
फुल स्केल वॉर हो गया था। ये मैं बताना चाहता हूँ, जिनको बहुत जिंगोइस्टिक है ना, रेटोरिक है, खून चाहिए, ये चाहिए, और पता नहीं कहां से ये एक उन्माद है, उनको बता दूं कि पहाड़ जवानों को खा जाते हैं। माउंटेन्स ईट ट्रुप्स। बहुत बहुत पहली तो बड़ी बात। चीज ये, बहुत, मैं देखो मैं सैनिक रहा हूँ और बिल्कुल मैंने सर, पुंछ में भी बहुत काम बड़ी। किया, 3 साल मैं पुंछ में रहा हूँ राकेश जी, और मैंने ये पीर पंजाल रेंज को मैंने पैदल सर्दियों में पार किया है। ओहो, तो अंडरस्टैंड करता हूँ क्या सैल्यूट है एल्टीट्यूड, सर। क्या वो है, ऐसा यंग ऑफिसर मैंने देखा है। और तो कितनी कुर्बानियां देने के लिए हम तैयार है, और किस लिए, ये सवाल पहला है। फिर ये पॉलिटिकल, ये आपको पता ही है, राइट विंग का बहुत ये अखंड बनाना है, प्रोपेगेंडा है। वो है, बोलते बहुत हैं, जमीन पे करना बहुत मुश्किल चीज है। तो पहले तो माउंटेन्स की और वो कॉन्फ़िगरेशन कर। अब दूसरी चीज मैं जो है आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ रन ऑफ मिलिट्री। ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं, पाकिस्तान एक अच्छी खासी मिलिट्री पावर है। आज मैं की तारीख न्यूक्लियर की बात तीसरी बार में, करूंगा। हाँ, बिल्कुल सही, उस पर आएंगे सर, आएंगे। एयरफोर्स, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी आर्मी, एज अ प्रोफेशनल, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं रैली नहीं कर रहा हूं वोट लेने के लिए। सही मैंने बात, कोशिश आपको करता तो हूं सच कि बोलना है। सच में भी दबे हुए उसमें ही कम से कम जी, लोगों को कर दे कि भाई इट इज अ मिलिट्री पावर। जो हमारे रेशियोज है ना, लड़ाई के जो रेशियोज हैं, वो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि हम आउटराइट विक्ट्री अचीव कर लेंगे पहाड़ों में, वो भी पहाड़ों में, दो ही पहाड़। वो भी पहाड़ों में। और जी, वो भी, और नीचे अगर आप आ जाओ पंजाब वगैरह, पंजाब का इलाका, जेएंडके का नीचे का इलाका, राजस्थान का इलाका, गांव इतने बड़े बड़े हो गए हैं राकेश जी, वहां की जो, जब भी कभी जंग होगी ना, गली कूचे की लड़ाई होगी, तो वो भी एक बहुत मतलब अलग किस्म का होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन सेंटर्स बढ़ गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, नदियां तो वो भी इजी नहीं है, ये बता दूं। बिल्कुल सर। तीसरी जगह जहां डिसीजन लिया जा सकता है वो डेजर्ट्स, जो कि रहीम यार खान और सिंध का इलाका है, फिर बलूचिस्तान है। वहां ये जंग सुंदर जी की, मैं ये किताब मेरे पास है, कभी मौका मिले तो आप पढ़ना। अरे ये वाह। शख्स थे जिन्होंने ये ब्रास टैक्स, जंग जी, सुंदर जी, ब्रश इन्होंने जी, दिखाया था 86 में कि अगर पाकिस्तान को सचमुच में सबक सिखाना है या कुछ करना है तो डेजर्ट में करना है, ये पहाड़ों में मत जाओ। बहुत मुश्किल है। तो ये पीओके का, अगर ये पॉलिटिशियंस राग ना आलापें तो अच्छा है, अच्छा है। बिल्कुल और बिल्कुल। कभी अगर आना होगा, कभी आना होगा तो उसके लिए हमें 20-30 साल देश को समृद्ध बनना होगा, देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत सही, एजुकेशन, बहुत बड़ी बात। मैं बार बार लोगों के दिमाग क्लियर करता हूँ, भाई बहुत गुर्बत है हमारे देश में। सही हमारी बात, हंगर इंडेक्स में बहुत। हमारी पोजीशन देखो, हमारी पानी की पोजीशन देखो, हेल्थ की पोजीशन देखो, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है राकेश जी। बिल्कुल सही हमने बात। आईटी आईटी में भी हम बैक एंड में ही स्वेट काम करते रहे, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर मिस कर दिया हमने। बिल्कुल सही तो बात। जिस देश की इंडस्ट्रियल पावर नहीं है, वो किस बात की लड़ाई की बात करते हैं, क्यों करते हैं बात लड़ाई की। बहुत सही तो बात। मैं आपके थ्रू ये बार बार बताना चाहता हूं कि ऐसा पीओके में जो आना होगा, अगली पीढ़ी ले लेना आप लोग, बट लेकिन देश को समृद्ध बनाओ पहले। और बहुत कुछ अच्छी बात। ऐसा करो कि वो अपने आप शामिल होना चाहे आप में। और वो ये तब बहुत, होगा जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कम करोगे, तब तो वहां जब का अवाम आएगा, सही बात है। यहाँ पे जब रेटोरिक, सिंगोइज्म, यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल आज देश में बना हुआ है, उसको कम करोगे तभी तो कोई ज्वाइन करना चाहेगा आपको बिल्कुल सही बात। वॉलंटरली, कि जी आप बहुत अच्छे हैं जी, इतनी तरक्की जी, हम भी आपसे शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल, वहां की जनता, वहां का अवाम तो तैयार हो हमारे साथ आने के लिए, बिल्कुल वो ठीक कब बात है। तैयार होगा। तो कब दो तैयार चीजों हो। में शर्तों में तैयार हो, एक तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी इतनी जबरदस्त हो, इतनी जबरदस्त हो, और दूसरी ये आपका अंदरूनी माहौल इतना अच्छा है, वो कहीं यार ये तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो सही जाया बात, जा सकता है, सही इनके साथ बात, तो बात की जा सकती है। सही तो बात। मेरे हिसाब से ये फिक्सेशन जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, इसको कुछ साल के लिए छोड़ देना चाहिए, और हमें अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए। हमारे दोनों तरफ एनिमीज हैं, लैंड बॉर्डर एक तरफ चाइना है जो बहुत बड़ी शक्ति, आज हम आंख नहीं मीच सकते, नहीं ना मिल सकता। चाइना से आंख मीच सकते, और पाकिस्तान का भी आप कद देखिए ना अभी क्या हुआ राकेश जी जी, इस के मैं बाद। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं अपना सवाल ले लूं, मैं समझ गया आपका इशारा। हाँ हम सब डिप्लोमेटिक फ्रंट की तरफ चल रहे हैं, लड़ाई खत्म हुई, हमने पूरी दुनिया में अपने हरकारे भेजे, इतने सारे सांसदों के दल गए, गाना बजाना भी हुआ दुनिया में, पता नहीं कहां कहां। हम बताकर आए दुनिया को कि पाकिस्तान गलत है और हम सही हैं। नतीजा क्या हासिल हुआ उसके बाद, विश्व बिरादरी में हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान इस लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कमेटियों में पदाधिकारी बन गया, एक तो कमेटी का सदर है
चेयरमैन है, एक में डिप्टी चेयरमैन है। दुनिया के सारे बड़े वित्तीय संस्थानों ने खजाने खोल दिए, अमेरिका ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। जिस आसिम मुनीर को फरार होना दिखा रहे थे हमारे गोदी मीडिया के चैनल, 2-3 दिन से फिर वायरल हो रहा है वो वीडियो, शर्म आती है। ये लोग तो काला धब्बा है भारत की पत्रकारिता पर। वो व्हाइट हाउस में हलाल लंच खा रहा है आसिम मुनीर। सर, इस लड़ाई के बाद क्या हम डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी पिछड़ गए हैं? और इसमें सर चीन का पाकिस्तान के साथ रिश्ता भी जोड़ लीजिए। जी, सबसे पहले चीन पाकिस्तान का करूंगा, वो तो बाद में, कि डिप्टी चीफ ने ही एक किसी मीटिंग या किसी उसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माना है कि चाइना का जबरदस्त रोल था। मतलब कि चाइना एक एक प्लेटफॉर्म की उसके पास आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक अलग दर्जे पे पहुंच गया है। आप इंजन स्टार्ट करोगे ना और अपना रेडियो ऑन करोगे, वहां सूचना मिल जाएगी, तो पिकअप हो जाती है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन एग्जैक्ट। और ऐसे ही आपका जैसे ही रडार ऑन होता है, कहीं कैसा ही रडार है, जैसे ही ऑन होता है उसकी सिग्नेचर पिकअप हो जाती है, लोकेशन सब कुछ हो जाता है पिकअप। और सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास भी है वो, और चाइना की जो सैटेलाइट इमेजरी वो ईरान भी यूज कर रहा है अभी, वो कर रहा है जी। तो चाइना का रोल इस लड़ाई के अंदर नजर आया है और टोटल सपोर्ट में है। बट चाइना क्वाइटली करता है, वो हल्ला गुल्ला नहीं करता है। तो पहली बात तो चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, वो पाकिस्तान के साथ थी लड़ाई में और आज भी है। अमेरिका जो सब महाशक्ति है प्लेनेट अर्थ पे, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ दिखा है लड़ाई के बाद टोटली। वो तो 1, 2, 3 बार मीटिंग हो चुकी है और आज पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है दुनिया की सबसे जबरदस्त जंग, जो इतिहास बदलने वाली है जंग। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है जो ईरान ने काम किया है। बिल्कुल सही बात। इस जंग का मीडिएशन आज हमें पता भी नहीं है बातचीत क्या चल रही है, हमें तो अखबारों से पता चलता है या हमारे जो इधर उधर से खबर आती होगी। पाकिस्तान इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद, और दोनों लेकिन का सर हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो कहता है कि मध्यस्थता दलाली है, हम क्यों करेंगे सर इसका काम? वो एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट थी। डिप्लोमेसी में ऐसी बात तो डिप्लोमेट को तो कहनी नहीं चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए, डिप्लोमेट को कभी नहीं कहनी चाहिए अपनी शान। और एक और चीज बताऊं मैं राकेश जी, मैं पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ मुझे 2-3 बार मौका मिला है विदेश में ट्रेनिंग करने का। ये बाद में वो इस चीज को कहते थे कि सर आपकी एक चीज माननी पड़ी। मैंने क्या कहता, सर आप ट्रू प्रोफेशनल हो। मैं कैसे? कहता सर आप में ना वो जो एक चीज हम सोच रहे थे वो नहीं है। मैंने कहा मैं एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर हूं, मैं वेल ट्रेन्ड हूं, मुझे भारत की सभ्यता, भारत की शालीनता, मेरे देश की यूनिफॉर्म पहनी है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं कि आप मेरे कुछ भी बोल दो। सही बात। तो ये एक डिप्लोमेट और एक फौजी नहीं कर सकता। बट आज शर्म की बात है, मीडिया पे आपने बात की, इन्होंने जो पहले भी किया और आज भी, ये डोमेस्टिक फीड करने के चक्कर में हम भूल गए हैं हम हैं क्या, हम हैं क्या ऐसे कंट्री। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। हमारी बाहर जिस प्रकार की हमारी नैरेटिव है, जिस प्रकार वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस, मुझे अफसोस होता है कहते समय। टर्की डायरेक्ट सपोर्ट में आया, अजरबैजान डायरेक्ट सपोर्ट में आया, और ये सऊदी वगैरह म्यूटेड थे, बट वी न्यू कि किस तरफ है। ईरान ने टीम भेजी दोनों देशों को बनाने के लिए, ईरान के आए थे फौरन। और हमारे एक जो है वो कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या काम है, आपको क्या बताऊं। तो ये नोएडा फिल्म सिटी और जो ये उछलते हुए एंकर, और इसमें जो कुछ हमारे मिलिट्री के भी लोग हैं, वो वेटरन नहीं है क्योंकि 4 साल 5 साल करके चले गए या छोटी मोटी सर्विस करी है, वो एंकर से भी ऊपर समझते चिल्लाएंगे आग लगा दी। तो ये बहुत बहुत खराब है। और उसने वी लॉस्ट द नैरेटिव। हमारे ये देशद्रोही हैं सारे, हमारे देश की बेइज्जती कराई है। और हमारा जो पराक्रम है हमारी सेनाओं का, उसके ऊपर, लेकिन क्या है, बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो हमको एंटी नेशनल कर देंगे, ये मुश्किल है। बट मैंने बहुत जगह ये बात कही है कि ये सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने इतना इस लड़ाई में क्या क्या बोल दिया इन लोगों ने, और किस प्रकार से क्या वो भाग गया है। हम रावलपिंडी में घुस गए हैं, इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा रहा है, तो कराची पे कब्जा हो गया है। किसको आग लगा दोगे? क्यों ऐसी बात कहो आप? क्यों बात कहो ऐसी? एज ए फौजी मैं यूनिफॉर्म में रहूं, बट क्या मैं चाहूंगा कि लाहौर की गलियों में आग लग जाए और वहां 1000 लोग मर जाएं? क्यों? या कराची में हो जाए इस्लाम? अरे ये मतलब ये किस चीज की कौन सी मानसिकता है ये?
ये इनसिक्योरिटी को दिखा रही है क्या है। तो हमारा मीडिया डोमेस्टिक ऑडियंस को, तो हमारे, मुझे क्या लग रहा है ना राकेश जी, पूरी चीज में सिंदूर में और उसके बाद हम डोमेस्टिक जो है वो उसको उसको हमने जो है एक तरीके से उसको फीड करना है। मीडिया का ये काम हो गया। इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जा रहा है, बुद्धिजीवी इसको कैसे देख रहे हैं, डिप्लोमेट्स कैसे देख रहे हैं, ये आपने ईरान की उसमें भी देख लिया। अगर शुरू में मेरे जैसे लोग ना स्टैंड लेते और बताते कि ईरान क्या है, तो हम यही सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी वजह से पूरे देश को ईरान की असली तस्वीर देखने को मिली है। तो सर मेरा वो सवाल मेरा अधूरा रह गया कि अब हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, विश्व बिरादरी में, आपने कहा हम फ्रेंडलेस हो गए, हम अकेले से पड़ गए, आज हमारे साथ कोई नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेसन लर्न कर लिए होंगे, सीखे। ये नहीं कहूंगा कि आज फ्रेंडलेस है, वो दौर, बट उसके बाद देखो भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। 150 करोड़ का देश है, हमारी जनसंख्या देखो, हमारा साइज, हम अगेन ये दौर निकल जाएगा। बट क्या हमने, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई सबक सीखा है? मेरे हिसाब से हाँ। अभी देखो आप, कितने डेलीगेशन अभी भी हमारे गए थे ईरान के, उसमें भी कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट श्रीलंका गए हुए थे, ठीक है, एनएसए गए हुए थे, सऊदी अरेबिया, कई देशों में फॉरेन मिनिस्टर कहीं गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर फोन कर रहे थे। तो हमने दोबारा आउटरीच करने की कोशिश की है। एंड सबको हमारा बिजनेस चाहिए, हमारे साथ वो चाहिए, तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, ये दौर था। आई थिंक वी हैव लर्नड आवर लेसन्स एंड वी शुड मूव पॉजिटिव। सिंपल क्रिटिसिज्म करने से कोई फायदा नहीं है, बट आई होप वी हैव लर्नड आवर लेसन्स कि हमने सीख लिया, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और अब हम अजरबैजान से भी हम मीटिंग कर चुके हैं, हम टर्की से भी मीटिंग कर चुके हैं, हम चाइना से भी मीटिंग कर रहे हैं। तो अब कोई किसी से ओपनली दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन सबसे बातचीत करते रहना चाहिए, चाहे उनका स्टैंड क्या कुछ भी रहा हो उस टाइम पे। और थोड़ा सा सिर्फ मैं एमईए को और पॉलिटिशियन जो ऊपर लीडर, कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को थोड़ा डीहाइफनेट करो फॉरेन पॉलिसी के साथ। ये काली छाया जो देश पे हम इसकी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की है, वोट पॉलिटिक्स की है, उसकी है, वो अगर फॉरेन पॉलिसी पे इंपैक्ट करेगी तो इसका बहुत, आप समझते हो मैं क्या हिंट दे रहा हूं? समझ गए। इसका बहुत खामियाजा इस देश को करना पड़ेगा अगर हम ऐसे ही चले। तो हमें थोड़ा सा, बांग्लादेश है, किसी और दिन बात करेंगे जी उसके ऊपर कि वहां क्या पॉलिसी होनी चाहिए अभी और कैसे हमें सुधार करना चाहिए वहां। ऐसे श्रीलंका, नेपाल देख लो, अभी ये भी एक बड़ा समस्या आने वाली, आप देखते जाना। बिल्कुल। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा डीहाइफनेट करके रखना चाहिए, और डोमेस्टिक इलेक्शंस में और जो मर्जी कर लो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बातें ना कही जाएं कि इंटरनेशनली हमारे डिप्लोमेट्स को एम्बैरेसमेंट होनी पड़े, जो अभी एक दो जगह हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने सारे मामले को समझाने की कोशिश की है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। मेरे ख्याल से कल या परसों जनरल एचएस पनाग का कोई आर्टिकल किसी अखबार में छपा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी एक लड़ाई फिर हो सकती है। शायद उन्होंने 5 साल की बात कही है आगे। बीच में भी कई लोग कहते रहे हैं, आपने भी कहा कि सरकार या सेना कहती पॉज है, ये अभी रोका गया, स्थगित है, सिर्फ लड़ाई रुकी नहीं है, बंद नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थितियां फिर बन सकती हैं क्या, वो भी ऐसे में जब अमेरिका अब खुलकर पाकिस्तान के साथ है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि ईरान जैसी बड़ी लड़ाई, जो दशकों बाद दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई है, उससे रोकने की बातचीत अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में टेबल पर हो रही है, तो ये उसकी बड़ी बढ़त है। इसके बावजूद कि हमारी लड़ाई फिर हो सकती पाकिस्तान से जल्दी? मैं जल्दी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने काफी सबक ले लिए होंगे इससे जी। और एक बहुत फाइन लाइन है राकेश जी, बिटवीन रिस्ट्रेंट एंड एग्रेशन। जी। रिस्ट्रेंट एंड एग्रेशन बहुत फाइन लाइन है, और वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। देखो, मैंने जब सिंधु हुआ तब मैंने एक छोटी सी एनालिसिस करी थी कि अटैक करना था तो 24 घंटे में ठोकना था इनको, 48 घंटे में। ये 14 दिन आपने टाइम दे दिया इनको रिकवर करने का, और हम उसमें माहौल बनाते। नो, अगर प्रोफेशनल है और हमने ये लाइन बना दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अगर दोबारा होगा, दोबारा कहीं अगर टेरर एक्शन होगा, तो क्या हम अटैक करेंगे दोबारा, और कितनी देर में करेंगे? तो ये बात है। दूसरी बात, वो इट्स अ मिलिट्री पावर, हमें कोशिश करनी चाहिए
कि किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली हम जो है ऐसा माहौल बनाए कि हमें लड़ाई ना हो। मेरे हिसाब से भारत के बिल्कुल हक में नहीं है किसी भी प्रकार से दोबारा सिंदूर ऑप टू करने का या वो करने का। अभी हमें बहुत ज्यादा नेशन बिल्डिंग में काम करना है, बहुत नेशन बिल्डिंग में काम करना है, और दुनिया की परिस्थितियां बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। और इसमें हमारे रीजन के अंदर चाइना तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर तो है ही है, उभर के आ रहा है, वो देखना है हमने। पाकिस्तान भी एक मिलिट्री पावर, एक न्यूक्लियर मिलिट्री पावर, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड पावर के रूप में उभर के आ रहा है। हमें उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा आगे जब करेंगे तो। दिमाग लगाना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेंगी, अपने हथियार डेवलप करने पड़ेंगे। अब मांगे हुए हथियारों से अगर हम काम नहीं चले तो जो है आप धोखा खा सकते हो, आपको स्पेयर नहीं मिलेंगे, कुछ ये नहीं होगा। तो उस कैपेबिलिटी के लिए आज सोचेंगे तो 20 साल लगेंगे हमें उस टाइप की कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए, और वो करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। तो मैं हमेशा बार बार एक लास्ट लाइन आपके में, हमें इनवर्ड लुकिंग नेशन बनना चाहिए अगले 20 साल देश के नाम, ये स्लोगन होना चाहिए। हमें ना पाकिस्तान से मतलब, ना चाइना से, इनसे रिश्ते ठीक ठाक रखो और नेशन बिल्डिंग का काम करो। युवाओं को कैसे नौकरी जनरेट करते हो, साइंस टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को लेके आओ या वो करो। जो कुछ काफी काम हो रहा है, सब मैं नहीं कह रहा, हो रहा बहुत काम हो रहा है, सरकार चुप नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन अवॉइड करें हम कि बड़बोलापन भारत को सूट नहीं करता। हमारी शक्ति, हमारा साइज नक्शे में देख के पता चल जाता है क्या देश है। बिल्कुल, हमें कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बातचीत। जी जी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य साहब, ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर पिछले 1 साल में भारत कहाँ खड़ा है, हमने उस लड़ाई में क्या हासिल किया और आगे हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए। देश को अपने विकास के काम में लगना चाहिए, जंग से बचना ही चाहिए, और इस लड़ाई से जो सबक सीखे हैं उन सबकों के आधार पर आगे चलकर भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति को शेप देना चाहिए, आकार देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आपसे ईरान पर एक बात अभी हमारी तय है, बहुत जल्दी हम 1-2 दिन में फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत ईरान पे करेंगे, फिर एक सेशन बांग्लादेश पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोसी देशों पर करेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तक हमें अब आंखें दिखा रहा है, उस सब पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।